परिवार के सदस्य आप जरूर बन जाइएगा। और साथ ही कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि नोटिफिकेशन आता कब है। तो नोटिफिकेशन कब आता है या क्लास कब होती है, इसका पता तभी चलेगा जब आप ये बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करोगे। और किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हो इन नंबरों पर। और हमारे सुबह 8 बजे से लेकर और रात शाम को 5 बजे तक टेस्ट हो रहा है। पहला टेस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है 8 बजे CDP का। दूसरा टेस्ट फिर 9:30 बजे हो रहा है आपका CDP का ही। तीसरा जो टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 11 बजे, ये हो रहा है SST के मिक्स क्वेश्चन का। इसके बाद जो चौथा टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है 1 बजे आपका, ये हो रहा है SST का टॉपिक वाइज। और पांचवा टेस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 5 बजे शिक्षण विधियों का। तो ये सारे टेस्ट आप जो है दे पाओगे। आपको करना क्या इन टेस्टों को देने के लिए? इन टेस्टों को देने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इसके बाद आपको जो है वो RPSC सेलेक्ट करना है। RPSC सेलेक्ट करने के बाद आपसे लैंग्वेज पूछेगा तो हिंदी करना है। फिर मेरे नाम को सर्च करना है, गोविंद राम सैनी। और इसके बाद आप जो है वो मेरी स्पेशल क्लास परी रीट एग्जाम जो है वो देख सकते हो। कांता माली जी, स्वागत आपका, कैसे हैं आप? आ जाइए सारे बच्चे, फिर करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। क्या स्पेशल रहने वाला है आज के सेशन में, क्या एक्साइटिंग रहने वाले हैं आपके लिए कुछ डाटा, इन सब पे चर्चा करते हैं। एक बार सारे बच्चे आ जाओ, तब तक मैं ये कुछ चीज़ें हैं जो इधर साइड में कर देता हूँ जो बच्चे परेशान कर रही है बीच में। एक्चुअली यहाँ खड़े होकर सेशन करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होता है, तभी मिस करता हूँ मैं। बाकी जहाँ पर बैठ के सेशन हो वहाँ पर तो मैं एक भी दिन आपका सेशन मिस नहीं करता हूँ और निरंतर यही प्रयास करता हूँ कि हमारा चलता रहे। ट्वेल्थ की पॉलिटी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मैं करवाऊंगा नहीं। पॉलिटी आपको पूरी करवा दूंगा। अभी इस सेशन के बाद पहले ये सेशन करवा देता हूँ। इस सेशन के बाद पॉलिटी की ही सीरीज शुरू करूंगा मैं। और 15 जुलाई तक आपका पॉलिटी का पूरा जो पार्ट है वो करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, आपको रोज रोज मुझे ऐसे कहने की या रिमाइंडर डालने की आवश्यकता नहीं। मुझे एक एक सिलेबस की लाइन मैंने पता कर रखी कहाँ हमें अभी और काम करना है। फिर भी अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉपी आगे चलिए, देखिए लास्ट चरण में हमने जो है वो तीनों चरण की बात कर रहे थे और इसी क्रम में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने कांग्रेस की स्थापना जो है वो कर दी थी 1885 के अंदर और ये कहा था कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो सेफ्टी वॉल के विचारधारा के आधार पर हुई है। और कांग्रेस का जो प्रथम दौर शुरू हुआ था उसकी हमने चर्चा कर ली थी। कांग्रेस के उद्देश्यों की हमने जो है वो चर्चा कर दी थी लास्ट सेशन में। और हमने ये चर्चा कर दी थी कि कांग्रेस ने जो है वो भारत के बाहर जो है वो लंदन के अंदर एक कमेटी की स्थापना की थी इंडिया के नाम से 1899 के अंदर। इसके बाद हमने ये भी चर्चा कर दी थी कि राष्ट्रवादियों ने क्या क्या जो है वो कार्य किए। अब आगे चलते हैं थोड़े से। यहां से शुरू करते हैं। प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे उनके कार्यों का मूल्यांकन हम करते हैं कि राष्ट्रवादी जो पहला दौर था हमारे उदारवादियों का, उनका जो कार्य हुआ वो कैसा रहा। अगर हम उनके कार्यों की मूल्यांकन करते हैं तो वहां पर हमें क्या अच्छा लगा, क्या उन्होंने कार्य अच्छे नहीं किए, इनकी एक बार बात करते हैं। हर कोई व्यक्ति इतिहास में जो कार्य करेगा उसका मूल्यांकन होगा। हर व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है उसकी तुलना भी होती है। जैसे आप मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो मेरी तुलना निश्चित तौर पर आप किसी ना किसी से तो करोगे ही। भाई मैं आपको ये ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरे पहले भी हजारों टीचर से पढ़ा होगा, तो निश्चित तौर पर तुलना तो होगी ही ना। अगर कोई बच्चा मुझे ये कहता है कि वो गुरुजी ने उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था,
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे अच्छा भी पढ़ाया होगा किसी ने, और भी बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। आप में से भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जो मुझसे भी बेटर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम निरंतर अपने आप में सुधार करते रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि एक अध्यापक के नाते मेरी लायबिलिटी है कि मैं सबका सम्मान करूं, और अगर दूसरा अच्छा पढ़ा रहा है तो बिल्कुल कोई इसमें मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं ही बेस्ट पढ़ाता हूं, तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता। ये हमारा अहंकार या घमंड हो जाता है कि भैया मैं ही अच्छा कर सकता हूं। अगर हम ऐसा सोचते भी है एक अध्यापक के नाते कि मैं ही बेस्ट कर सकता हूं, तो ये गलत है। लेकिन मैंने कुछ यूट्यूब पर ऐसे 1-2 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, तो हालांकि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन फिर भी अगर अब जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम उनसे पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला कर्तव्य यह है कि आपको जहाँ पर बेनिफिट हो, आपको जहाँ पर समझ में आ रहा हो, आप वहाँ पढ़े, और सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई भी बुरा नहीं पढ़ाता है। बस बात है कि आपके साथ कनेक्टिविटी कैसी हो उनकी, ये बात तय करती है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, चाहे वो काम अच्छा करे या बुरा करे, उसकी मूल्यांकन जरूर होता है, उसका जो है तुलना किसी ना किसी के साथ निश्चित तौर पर होती है। तो जो राष्ट्रवादी है उन्होंने भी जो है, उदारवादियों ने भी जो है वो कार्य किए, हालांकि बहुत अच्छा उनका प्रयास था। लेकिन फिर भी आगे आने वाले जो नए क्रांतिकारी आए, जो इतिहास है वो उनके कार्यों की मूल्यांकन करता है कि भैया आपने कैसा कार्य किया। तो देखिए कि कुछ आलोचकों के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथियों का नाम मात्र का ही योगदान था। अब जो इतिहासकार हैं वो इनके आलोचना, कुछ इतिहासकार, देखो हर चीज के दो पक्ष होते हैं। एक तो पक्ष वो होता है कि जहां आपका किसी कोई भी मुद्दा हो, जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि पहले अपना जो CCA आया था कानून, उस पे भी दो पक्ष हो गए थे। फिर कश्मीर की धारा हटी, उस पे भी दो पक्ष हो गए थे। अभी वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, उस पे भी दो पक्ष है। तो हर पहलू के जैसे दो पक्ष होते हैं, इसी प्रकार हर मुद्दे पर कुछ व्यक्ति होंगे जो उसको अच्छा बताएंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसको अच्छा नहीं बताएंगे। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि अच्छा बताने वाले अच्छे हैं और बुरा बताने वाले या आलोचना करने वाले अच्छे नहीं है। आलोचना बहुत आवश्यक होती है, आलोचना जो है वो बहुत आवश्यक होती है। और हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जिस कार्य पे लगे हुए हैं ना, आप भी अध्यापक बनने जा रहे हो, हम भी अध्यापक बनने जा रहे, हम भी अध्यापक, हालांकि गवर्नमेंट अध्यापक तो नहीं है, लेकिन आपके साथ जैसा भी है, एक अध्यापक के नाते हमारी आलोचना अति आवश्यक होती है। अगर हमारी आलोचना नहीं होगी तो हम वही रह जाएंगे जहां आज हम हैं। आलोचना हमें आगे लेके जाती है, आलोचना ही हमें निखारती है। तो आलोचना बहुत आवश्यक होती है। आपको भी अगर इधर मेरी तरफ से कोई भी कमी लगे, हालांकि मैं स्वास्थ्य के लिए मजबूर हूं, मेरी आवाज़ फटी हुई आ रही है, इसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। लेकिन इसमें मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं, जो भी मेडिसिन वगैरह लेनी है मैं ले रहा हूं, लेकिन उसमें क्या कि समय लगता है। लेकिन फिर भी अगर मेरे सेशन में आपको कहीं पर भी कमी लगे, डाटा में कमी लगे, तो हाथ जोड़कर बिल्कुल आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं, हम उन चीज़ों को सुधार करेंगे, निरंतर हम बेहतर करते जाएं, आपके लिए ऐसा प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार आलोचकों ने इनकी आलोचना की और इन्होंने कहा कि भैया इनकी तो नाम मात्र का योगदान था, इसीलिए वो अपने चरण में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। इन आलोचकों का दावा था कि अपने प्रारंभिक चरण में कांग्रेस शिक्षित वर्ग व मध्यम भारतीय उद्योगों का ही प्रतिनिधित्व करते रही। आलोचक जो आलोचना करते ये कहते हैं कि देखिए ये जो प्रारंभिक कांग्रेस जो थी ना, यानी कांग्रेस जो शुरुआती दौर की कांग्रेस थी, ये जो कांग्रेस थी वो कैसी कांग्रेस थी? ये ऐसी कांग्रेस थी जो केवल धनी लोगों की और उद्योगपतियों तक ही सीमित रही। इन्होंने अगर कोई काम किया तो वो भी उद्योगपतियों और धनी लोगों के लिए ही किया था। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों तक, सामान्य वर्ग के लोगों तक इनकी पहुंच जो थी वो नहीं थी। इसके बाद अगर आगे इनकी और आलोचना करते हुए हम देखते हैं तो देखिए इन्होंने तत्कालिक भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया, ये इनके अच्छे उपलब्धियां थी, है ना। नरमपंथियों ने कुछ एक जो है वो उपलब्धियां भी थी जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे घड़ी खराब भी क्यों ना हो, उसका सेल जला हुआ है, वो नहीं चल रही है, फिर भी वो दिन में एक नहीं 2 बार टाइम सही दिखाती है। 2 बार वो अपना टाइम जो सही दिखा जाती है। एक दीवार घड़ी जो दीवार पर टंगी हुई है और उसमें हमने सेल नहीं डाला है,
तब भी वो दिन में 2 बार हमें टाइम सही दिखाती है। तो चाहे कोई कितना भी अच्छा काम करे उसमें कमी जरूर होगी, और चाहे वो कितना भी बुरा काम करे उसमें कोई ना कोई अच्छाई तो निश्चित तौर पर होती ही है। तो इन्होंने भी कई अच्छे काम किए हैं। कहते हैं कि इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को एक नेतृत्व प्रदान किया, साझा हित के सिद्धांतों पर इन्होंने आम सहमति बनाने और जागृति लाने में काफी जो है हद तक सफल रहे। उन्होंने भारतवासियों में इस भावना की ज्योति जलाई कि वे सभी एक ही हैं और उनका शत्रु कौन है, अंग्रेज हैं। ये जो सबसे बड़ा काम किया इन्होंने, ये बहुत बेहतरीन काम कर दिया कि भारतीयों को यह बताया कि भैया हम तो सारे एक ही हैं, हमारे तो दुश्मन अंग्रेज हैं, इनको भगाओ ना मार के। और यही भाव सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी कार्य को करने के लिए, तथा सभी नागरिकों को एक ही राष्ट्र का नागरिक कहा। इन्होंने लोगों में राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया और उनको आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण नीति को उजागर किया। लोगों को इन्होंने दिखाया कि देखो अंग्रेज हमारे लिए कितने घातक हैं और वो हमारे लिए कितने गहरे जो है वो घाव छोड़ के जाने वाले हैं। इन्होंने दिखाया, लोगों को बताया कि देखिए अंग्रेजों की जो नीतियां हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। तो इस प्रकार से लोगों को इन्होंने क्या किया, जागरूक किया। नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर अवलंबित थे और उथली भावनाओं पर थे। उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों द्वारा उनके हित में हो। इन्होंने ये सबसे पहले बात की कि देखो भारत का जो शासन है ना वो भारत के लोग करें और वो भारत के लोगों के हित में हो। अभी जो अंग्रेज कार्य कर रहे हैं वो तो इंग्लैंड के हित में कर रहे हैं, वो तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये भी सारी बातें बताना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों एवं प्रतिनिधि कार्य विकसित किए, जिसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन की गति मिली, राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली और इन्हीं के प्रयासों से विदेशी विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष का जो समर्थन मिल सका। अब बात करते हैं कि द्वितीय चरण या उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखिए पहला जो चरण था वो था बिल्कुल ही कांग्रेस ही थी ये भी, और दूसरा चरण भी कांग्रेस है। देखिए जैसे जैसे समय बदलता है, लोगों में जागरूकता आती है और अधिकारों का पता चलता है, वैसे वैसे हम एक्टिव होते जाते हैं। पहला जो चरण था वो जिस प्रकार एक पौधा जब उगता है ना, एक पौधा जब उगता है तो 2 ही पत्तियां निकाल के लाता है वो, और वो इतना कमजोर होता है कि वो थोड़े से भी धूप में वो क्या हो जाता है, जल जाता है। ऐसे उसकी 2 पत्तियां होती है, ये है पौधा। तो कांग्रेस जो पहली अवस्था थी वो ऐसी ही थी, जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को ढाल रही थी। जब दूसरी परिस्थिति आ गई थी तो कांग्रेस जो है वो बड़ी हो रही थी, और जब बड़ा होता है ना तना जितना मोटा होगा, पेड़ जितना बड़ा होगा, उसकी गहरी जड़ें होती जाएगी और वो अपनी बात भी और बेहतर तरीके से कह पाएगा। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखिएगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1905 से 1918 की बात कर रहे हैं, और बाकी हम जो पढ़ेंगे ना 1915 के बाद का वो हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में शायद चैप्टर है एक, उसमें पढ़ेंगे हम, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के उसको। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विशेषकर 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उग्र शब्द जो है ना, राष्ट्रवाद तो आपको पता ही है, पहले भी हमने राष्ट्रवाद सुना है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश ही सब कुछ है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्रवाद ये कहता है। उग्र राष्ट्रवाद क्या था? हालांकि प्रथम चरण में उदारवादियों ने भी राष्ट्रवाद को काफी ज्यादा महत्व दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देश की सहायता के लिए, देश की विकास के लिए हम निवेदन करेंगे, हम हाथ जोड़ेंगे, हम विनम्रता से कार्य करवाएंगे। लेकिन उग्र राष्ट्रवाद ये कहता है कि क्यों, देश हमारा, संसाधन हमारे, सब कुछ हमारा, फिर हम अपने ही घर में किसी से क्यों मांगे, और मांगे क्यों, और हाथ जोड़ के क्यों मांगे? रोब से मांगेंगे ना, रोब से मांगेंगे। इसी बात को इन्होंने कहा। क्या कहते हैं ये देखिएगा। उग्र राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ उसको समझते हैं। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे शासन में मनमानी करते रहे।
इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। निवेदन हो रहा है और निवेदन किया जा रहा है, लेकिन निवेदन से काम नहीं बन पा रहा है। एक आम आदमी जो किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बार बार चक्कर काट रहा है कि भाई साहब मेरा काम ये अटका हुआ, कर दो कर दो कर दो, नहीं होता है तो लास्ट में फिर वो रिश्वत का भी ऑफर देता है कि भाई जी 150 रुपया चाह पानी यार ले लो यार, क्यों चक्कर कटाओ थे मैंने। फिर दो तरीके के लोग बन जाते हैं। एक तो लोग वो हो जाता है जो गुस्से में आके मार कुटाई करने के लिए आतुर हो जाता है। दूसरा जो 90% लोग करते हैं कि भाई साहब थाने 150 रुपया लेना है तो ले लाके काम कर दो यार। यही यहां हुआ। कांग्रेस के जो लोग हैं हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे अंग्रेजों से, और अंग्रेज हंसी में उनकी विनती को उड़ा रहे थे कि कुछ नहीं है, कांग्रेस तो सेफ्टी वॉल है, करते रहने दो इनको, इनकी मत सुनो। तो काम जब नहीं हो रहा था विनम्रता से, तो यही कांग्रेस से ही कुछ लोगों ने आवाज उठाई, यार हम विनम्रता कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी ये लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं और ये तो हमारा ज्यादा शोषण करते जा रहे हैं। तो अब हमें हाथ नहीं जोड़ने हैं, अब हमें थोड़ा उग्रता से काम लेना पड़ेगा, तभी जाके जो काम वापस होगा। तो इन्होंने क्या कहा, संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया, है ना। संवैधानिक तरीके से यानी अकॉर्डिंग टू रूल कोई आंदोलन करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं, कि अपने अधिकारों को रोब से लेंगे, अब उग्रता से लेंगे, और उग्रता की भावना कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए, जिससे वे आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता से प्राप्त कर सके। यह दल उग्रवादी कहलाता है। अब कांग्रेस जो थी ना, प्रारंभ की कांग्रेस जो थी, वो ये चाहते थे कि देखिए हम इतने योग्य नहीं है। कांग्रेस का यह मानना था कि अभी हमारा देश जो है वो तैयार नहीं है आजादी के लिए। अगर हमें अंग्रेजों ने आजाद कर भी दिया, अगर वो चले गए तो ये शासन चलाएगा कौन? हम तो शासन चलाने के लिए तैयार ही नहीं है, अभी हम इतने योग्य भी नहीं है। तो शासन हमारे को केवल इनका प्रतिनिधि बना दो, शासन आप चलाओ। अंग्रेजों को यह कह दिया कि आप जो है ना बड़े बड़े पदों पर हमें नियुक्त कर दो, शासन आपकी देखरेख में हम चलाते रहेंगे, हमें आप पूरी स्वतंत्रता हमें चाहिए ही नहीं। तो उग्रवादियों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक हमारी मांग पूर्ण स्वराज नहीं होगी तब तक मामला जो है वो नहीं सलटेगा, तब तक हमें ऐसे ही शोषण को झेलना पड़ेगा। जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और इसके प्रमुख थे निम्न। अंग्रेजी राज्य से ही स्वरूप की पहचान। अंग्रेजी राज्य से ही स्वरूप की पहचान को देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्र एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया और वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। और इसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास व आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने देश की विपन्नता को कगार पर पहुंचा दिया है, अर्थात हम बहुत आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। भयंकर अकाल ने 90 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 1886 से 1900 ये 4 वर्ष एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। और ये इतना भयंकर अकाल था कि लोगों की 90 लाख लोगों की ऑफिशियल आंकड़े ये तो मौत हो गई थी इसमें। सोचिए कितना भयंकर अकाल था। किंतु अंग्रेज शासन की जो है उपेक्षा ही रही। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंग्रेज इस समय भी पार्टियां करते रहे और दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग से हजारों लोग मारे गए। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में हुए सांप्रदायिक झगड़ों से जन धन की अपार क्षति पहुंची। इन परिस्थितियों में सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया और राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने की कुसंगत प्रयास कर रही है।
फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों व अधिकारियों की आलोचना की और इस अवधि में निम्नलिखित घटनाएं घटी जो इस दिशा के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। कैसी परिस्थितियां थी? कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ना अपनी मां के पेट से बुरा बन के नहीं आता है। और शिक्षा मनोविज्ञान तो ये कहती है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो ना अच्छा होता है ना बुरा, क्योंकि उसे नैतिकता ही नहीं होती, उसमें कुछ होता ही नहीं है अच्छे बुरा वाला मैटर। जन्म के समय ना हम अच्छे हैं ना बुरे हैं, ये तो समाज है जो हर किसी को बुरा बनने के लिए क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। कौन चाहता है लड़ाई दंगा करना? कौन चाहता है हथियार उठाना? कौन नहीं चाहता कि शांति से रोटी मिल जाए और आराम से सो जाए? सब चाहते हैं। बट परिस्थितियां देखिए कैसी है। कांग्रेस के अंदर से किस प्रकार से उदारवाद से उग्रवाद आया, इस स्थिति को समझेंगे हम कि इधर पूरे देश के अंदर 1896 से 1900 तक 4 साल तक लोग और पशु भूख से मर रहे थे। कहते हैं हमारे पूर्वज की ऐसी परिस्थिति थी कि हमें, जो हमारे राजस्थान में खेजड़ी जिसे कहते हैं, जांटी खेजड़ी के छिलके, छोटे जिसे कहते हैं, छोटे खाने पड़े थे। ऐसी परिस्थितियां जब हमारे सामने हो और एक तरफ हमारे जो शासक थे अंग्रेज वर्ग, वो जश्न मना रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, शराब पी रहे थे, है ना, और एक तरफ हमारे लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तड़फ रहे थे। दूसरी परिस्थिति, लेकिन अंग्रेज इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उदारवादी बहुत निवेदन कर रहे थे, फिर भी अंग्रेजों का कोई ध्यान नहीं था इधर। दूसरी ओर प्लेग फैल गया था पूरे देश में, उनसे लाखों लोग मरते जा रहे थे, सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार के कान पर कोई जो नहीं रेंग रही थी। अंततः लोगों का विश्वास उठ गया। अंग्रेज शासन से लोगों का विश्वास उठ गया और जो कांग्रेसी थे उनका, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे ना, उनसे विश्वास उठ गया कि तुम किसी काम के नहीं रहे हो, अब तुम हाथ जोड़ रहे हो, लाखों लोग मर गए हैं, कुछ नहीं होगा हाथ जोड़ने से। ऐसे जब भाव जागृत हो गए, क्योंकि जब हम अपनों को मरता देखते हैं तो फिर क्या नहीं करता, कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, और यहीं से निकलता है कॉन्सेप्ट किसका, उग्रवाद का। उग्रवाद का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा है। 1997 में पूना में नाटू बंधुओं का बिना मुकदमे चलाए ही देश के निर्वासित कर दिया गया था देश से, और एवं तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके लंबे कारावास का दंड दे दिया था। अंग्रेज हमें अधिकार देने के विपरीत हमारे अधिकार जो थे वो भी छीन रहे थे, हमसे छीन रहे थे, वो हमारे हाथ काट रहे थे, हमें बांध रहे थे एक तरीके से कहें तो। 1890 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित किया गया और विस्तृत किया गया कि एक नई धारा 156A जोड़ दिया गया है। 1899 में कलकत्ता कॉन्फ्रेंस एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई, और 1904 में कार्यकारी गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता भी, 1904 में प्रेस बंद करवा दी गई थी कि कोई भी अखबार जो नहीं छाप सकता है। आतंकवाद राकेश अलग है मेरे भाई, और उग्रवाद अलग है। आतंकवाद क्या है, ये भी थोड़ी सी हमारी कंफ्यूजन है। आतंकवाद और उग्रवाद दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उग्र और आतंक क्या होता है? आतंकवाद होता है आतंक फैलाने वाला, निर्दोष लोगों के प्राण हरने वाला, ये एक नेगेटिव चीज है। और उग्र क्या है? उग्रता, जैसे घर में 2 बच्चे हैं, किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है अपनी हर बात को बड़े ही प्रेम से अपनी माँ या पिता जी से कहता है, उसको 100 रुपये चाहिए तो माँ से कहेगा माँ 100 रुपये चाहिए, आज स्कूल में कोई काम लेना है मैंने। दूसरा बेटा है वो ये कहता है कि माँ 100 रुपया चाहिए, पापा से लेके दे।
है ना, थोड़ा सा उग्रता होती है वहां पर अपनी बात को मनवाने के लिए, हठ धर्मिता, उग्रता, अपनी बात को कहने के लिए, तो वो उग्रवाद होता है। उग्रवाद का अर्थ होता है उग्रता से अपनी बात कहना, ठीक है, ना कि उसको हम आतंकवाद कह सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है आतंकवाद वाला। तो ये इसका तो काम है विध्वंस करना, चीजों को नष्ट करना, खत्म करना। तो दोनों की हम आपस में तुलना नहीं कर सकते यहां पर, हालांकि दोनों ही परिस्थितियों के कारण ही होता है, दोनों ही परिस्थितियों के कारण ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1904 में क्या किया गया, प्रेस पर रोक लगा दी गई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकार पारित प्रस्तावों पर विशेषाधिकार यानी वीटो लगा दिया गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है उस पर पूरा सरकार का नियंत्रण रहेगा कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है, कैसे क्या काम हो रहा है। इसके बाद जो है वो ब्रिटिश शासन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे और इसने शिक्षा के प्रसार की अपेक्षा में नीति अपनाई और विशेषकर लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी जो कार्य किए। आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। ये जब उग्रवाद से आंदोलन किए गए तो इससे आत्मविश्वास बढ़ा लोगों का। अनीता जी, अगर वेरिफिकेशन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह आप मुझे 7 बजे कॉल कर लीजिएगा। राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की वृद्धि हुई। तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल व अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचानने ने धीरे धीरे यह धारणा बलवती होने लगी कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्त लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती है। यहां से अब आम लोगों के अंदर जो है क्रांति आने लगी। यहां अब हमारे लिए आम जो सामान्य लोग हैं उनको भी महत्व दिया जाने लगा। अब धीरे धीरे ये बात निकल के आने लगी कि बिना हम प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किए स्वतंत्रता प्राप्त जो नहीं कर सकते हैं। अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो भारत के प्रत्येक वर्ग को इसके अंदर जो है आना ही पड़ेगा। शिक्षा का विकास हुआ, देखिएगा शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक और भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे, उनमें जन जागृति आई, वहीं दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अवसर जो सृजन नहीं कर रही थी। इसमें अधिकांश ने अपनी बेकारी व दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेश शासन को उत्तरदायी ठहराया और धीरे धीरे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। बेरोजगारी जब बढ़ती है ना, आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद भी आपको उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपको रोजगार अगर नहीं मिलता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना आना एक साधारण सी बात है। और इस समय जितने भी पढ़े लिखे युवा थे जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, वो कहीं ना कहीं इसके लिए अंग्रेज शासन को जो जिम्मेदार ठहरा रहा था और उसको अब वो तय कर रहा था कि अगर हम नौकरी नहीं लगे तो क्या हुआ, हम जो है वो उग्रवाद आंदोलन करेंगे, उग्रवादी आंदोलन, और इस अंग्रेज सत्ता को ही नष्ट कर देंगे और हमारा शासन जो स्थापित करेंगे। क्योंकि भारतीयों का यह नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण ही वहां के राष्ट्रवाद, जनमत व आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था, फलता है। देखो पढ़ाई जो है ना वो सबसे बड़ा हथियार है, जैसा कि हम लास्ट सेशन में भी बात कर रहे थे। जब भारत के ये युवा वर्ग ने शिक्षा प्राप्त की तो इसने विभिन्न राष्ट्रों की, विभिन्न देशों की क्रांतियों का अध्ययन किया कि कोई भी देश कैसे संघर्ष करके अपने आप की अस्मिता की रक्षा करता है, कैसे अपने आप को स्वतंत्र करवा सकता है, कैसे अपने बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर सकता है। और ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जब पढ़ी तो इनको पता चला कि किस प्रकार से हमें जो है वो क्या करना है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के फिर भी जो है वो उग्रवादियों ने काफी प्रभावित किया। उग्रवाद को प्रभावित करने में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अहम रोल रहा, क्योंकि जब यहाँ के लोगों ने शिक्षित वर्ग, क्योंकि उग्रवाद में कौन थे सबसे ज्यादा, शिक्षित वर्ग ही थे, भगत सिंह जैसे थे जो खूब अच्छे पढ़े लिखे नेता थे। तो इन्होंने जब विश्व के अन्य देशों की क्रांतियों को पढ़ा तो इनको पता चला कि बहुत आवश्यक कार्य है ये भी,
इस काल में कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1868 में पश्चिम जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस घटना ने उदारवादियों की इस अवधारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटिश संरक्षण आवश्यक है। ये बात कौन कह रहे थे कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटिश शासन यहां पर आवश्यक है? ये उदारवादी कह रहे थे। उदारवादी ये कह रहे थे कि अगर भारत में अंग्रेजों का शासन होगा तो इससे उल्टा भारतीयों को बेनिफिट है। जब लोगों ने इसकी शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने जापान को पढ़ा, जापान की क्रांति पढ़ी, जापान के विकास को पढ़ा, तो उन्हें पता चला कि नहीं, हम अपने दम पर भी जो है विकास कर सकते हैं। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले वो आर्य युद्ध 1899 से 1902 के अंदर, 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथों को भी तोड़ दिया। और इसी प्रकार आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्शिया एवं चीन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो है राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाए कि राष्ट्रव्यापी उग्रवाद, यानी ये जो सारे देशों की घटनाएं थी ना, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जो युवा थे उनमें एक जोश फूंक दिया, एक मोटिवेशन डाल दिया उनमें। क्योंकि पहले ये मिथ था कि अंग्रेज जो है ना, पश्चिमी देश जो यूरोप है, यूरोप ही एशिया को क्या कर सकता है, सफलता तक लेके जा सकता है। क्योंकि यूरोपीय देश अपने आप को कहीं ना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे एशिया की तुलना में। लेकिन एशिया के जो सारे देश थे, जब उन्होंने ऐसी क्रांतियां की और उन्होंने अंग्रेजों को, यूरोपियों को हराना प्रारंभ किया, तो भारतीयों के अंदर भी आत्मविश्वास की वृद्धि हुई और इनको पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में जो उदारवादी कहते थे ये भी गलत है, ये भी मिथ है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं और हमें अंग्रेजों की आवश्यकता ही है। इस प्रकार से वापस जो धीरे धीरे लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगा और वो अपने आप को मजबूत करने के लिए जो कार्य करने लगे। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष देखिएगा। तरुण राष्ट्रवादी जो थे वो 15-20 वर्षों से उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे इनकी। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया, ये सारा कल हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, ज़्यादा देर खड़ा रहना संभव नहीं हो पा रहा है और अभी गला भी थोड़ा खराब है, तो 1-2 दिन में स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। 1 तारीख से हम 2 क्लासें करेंगे, ठीक है। आपको मैं क्या क्या करवाऊंगा, मैं आपकी क्वेश्चन मैं जानता हूं सारे। 1 मिनट रुको, मैंने आपको, देखो आपको 6 से 12 तक तो पढ़ना ही है, ठीक है। 6 से 12 तक तो आपको पढ़ना ही है। जो मैंने आपको करवाया है वो ही पढ़ो, उसके अलावा आप बाकी चीजों को एक बार छोड़ दो। अब देखिए, इसके बाद हम एक तो अपना जो पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी का जो पार्ट है वो राजस्थान राजव्यवस्था, एक टॉपिक करवा दूंगा आपको। और भारतीय राजव्यवस्था के तो मैंने काफी टॉपिक करवाए भी हैं आपको। भारतीय राजव्यवस्था ये आपको टॉपिक करवाना है, 2 टॉपिक तो ये करवा दिए जाएंगे आपको। इसके बाद इंडिया के अंदर जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वहां पर कम आए हैं वो आपको करवाऊंगा। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास में भी, जैसे दुर्ग है, कला संस्कृति है, उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें आपको और करवा दी जाएगी ताकि आपका और जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ूंगा। प्लस आपको टेस्ट आप दे ही रहे हैं मेरे साथ, वहां पर आपको बेनिफिट हो ही रहा है। प्लस यहाँ पर भी जो डिटेल की चीजें हैं जहां आपको परेशानी हो रही है वो सारी चीजें मैं करवा दूंगा। प्लस इनके पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ना कि केवल क्वेश्चन की, यानी पुराने जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको जो है वो करवा दूंगा, किसी में कमी नहीं छोड़ेंगे। बस एक ही लक्ष्य है हमारा, तो आपकी सफलता, और 2 सब्जेक्ट की मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आप पढ़ना मत छोड़ देना, क्योंकि उनको छोड़ दोगे तो फिर दिक्कतें आएगी आपको। उस 6 से 12 तक को तो आप जितनी बार ज्यादा हो सके उतनी बार आप पढ़ लो, उसमें कहीं पर भी आप कमी जो हो ना छोड़े। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।